नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र मैगजीन के दिसंबर एडिशन में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप मैगजीन ओपन करोगे तो साइड में आपको एक इंडेक्स दिखेगा। इसमें सबसे पहले आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है वो ऐसे के लिए यानी निबंध के लिए। उसके बाद में इंडेक्स में देखिए उसी एडिटर का जो जनरल व्यू पॉइंट है उसमें से बाद में हर एक आर्टिकल में किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे पहला आर्टिकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, उसे बाद में एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर में, ऐसे ऐसे करके काफ़ी आर्टिकल्स हैं और काफ़ी सेक्टर्स पर फोकस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम फोकस करते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में क्या लिखा गया है? एडिटोरियल में देखिए ये कहते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी होती है, रूरल इकोनॉमी होती है तो एक तरह से बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं। तो क्योंकि देखिए अगर किसी भी इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो पहले उसके रूरल एरियाज को आगे ले जाना जरूरी है। क्योंकि एक हमारे तो इंडिया में खास करके आपको पता होगा 69% जो लोग हैं अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं। तो हम हमारे देश की कल्पना नहीं कर सकते रूरल सेक्टर को पीछे छोड़े बिना। उसके बाद में देखिए ये एक पर्टिकुलर हर एक सेक्टर का थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर का ग्रो करना बहुत जरूरी है और रूरल सेक्टर को ग्रो करने के लिए तो एजुकेशन सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई है सरकार ने, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जो RMC स्कीम है, लिखे भारत तो पढ़े भारत, तो ये सारी स्कीम्स अभी आएंगी थोड़ी थोड़ी आगे। और इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में क्या क्या स्कीम चलाई है। ये कहते हैं कि देखिए हेल्थ सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूरल, क्योंकि जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं वो रूरल एरियाज में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इनको अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं वहाँ पे रूरल सेक्टर में मिल नहीं पाता। क्योंकि शहरों में तो देखिए तमाम तरह के बड़े हॉस्पिटल्स और बढ़िया इलाज की सुविधा है, लेकिन गाँव में जो इस तरह का बेहतर इलाज मिल नहीं पाता। आपने देखा होगा कि उड़ीसा के एक गाँव की घटना जो थी कि एक व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई थी और उसने अपने आप से अपने कंधे पर उठा के अपनी पत्नी की लाश को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। और यह खबर पूरे वर्ल्ड की जो न्यूज़पेपर्स थी, मतलब पूरा वर्ल्ड तो छोड़िए, मतलब वर्ल्ड के काफ़ी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी थी कि इंडिया में आज भी इस तरह की सिचुएशन है। बाद में देखिए बात करते हैं डिजिटल सेक्टर की भी बात करते हैं। खैर देखिए जो एडिटोरियल का व्यू है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के ऐसे आ जाए रूरल सेक्टर पर तो बस आपको ऐसे नहीं कि एक ही सेक्टर पर आपस फोकस कर दो, एजुकेशन पर या फिर इस पर, सारे थोड़े थोड़े डायमेंशन आपको डालने हैं। डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड, कैसे जो राष्ट्रीय मंडी की घोषणा हो रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारे के सारे डायमेंशन आपको थोड़ा 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 कवर करने हैं। तो अब देखिए पहले आर्टिकल्स की तरफ हम चलते हैं। एक सेकेंड, देखिए पहला आर्टिकल जो है काफ़ी जनरल आर्टिकल है। इसमें 4-5 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो देखिए रूरल सेक्टर कब ग्रो कर सकता है। रूरल सेक्टर तब ग्रो कर सकता है जब हमारी सड़कें अच्छी होंगी। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है वो तो देखिए बाद में अलग से आर्टिकल में भी इसका फोकस किया गया है, जैसा मैंने अभी बताया जनरल आर्टिकल है। तो ये कहते हैं कि देखिए सरकार ने 2000 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सारा का सारा पैसा जो देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें क्या किया है देखिए, हर एक गांव को जो कि जिसकी पॉपुलेशन 500 या 500 से अधिक है, और रूरल एरिया में यानी ट्राइबल एरिया में या फिर हिली एरिया में जो ये क्राइटेरिया है 250 है, 250। कहने का मतलब ये है कि जनरल विलेजेस में जिनकी पॉपुलेशन 500 या 500 से अधिक है उस गांव को ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा, उस गांव को कनेक्ट किया जाएगा या तो डिस्ट्रिक्ट से या फिर कनेक्टिंग हाईवे से, इस तरह की बात है। और यहाँ पे देखिए नीचे यही क्राइटेरिया अगर हिली एरिया है या फिर ट्राइबल पीपल है तो 250, यानी हिली या फिर ट्राइबल एरिया में 250 या 250 से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस गांव की तो उसको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट से या फिर कनेक्टिंग जो हाईवे है वहाँ से। तो देखिए कनेक्टिविटी से काफ़ी फ़ायदा हमें होता है। कनेक्टिविटी से आपको पता होता है कि जो एग्रीकल्चर यानी किसानों की जो फसलें हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगी शहरों तक, और जो दूसरी तमाम चीज़ें जैसे ई-कॉमर्स सेक्टर वो अब हमारे बूम कर रहा है इंडिया के अंदर में, उसमें भी उसको भी आगे ले जाने में सहायता मिलेगी। तो सड़क का बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए कहते हैं कि हमारी वही बात, जैसे इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो रूरल सेक्टर का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी सेम बात है। उसके बाद में देखिए सरकार ने 2000 में ये चलाई। अभी मोदी कुछ तरह का चेंज भी लेके इसमें आए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। जैसे वैसे तो कोई खास है नहीं, इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड भी कहते हैं। कई बार पैसे वगैरह ज़्यादा दिए हैं, एलोकेशन इंक्रीज कर दिया गया है, और 2.23 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और 6500 जो हाउसेज को जोड़ना, इस तरह से बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन बनता है तो इस पॉइंट पर बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रोग्राम का जो कंप्लीशन का टारगेट है उसे एडवांस कर दिया गया है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसे कंप्लीट करना था 2022 तक, अब इसे एडवांस करके कर दिया गया है 2019 तक। बाकी तो देखिए सारे जो है डेटा है। और तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा,
चौथा पॉइंट जो है रोड लेंथ जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को भी इंक्रीज कर दिया गया है। एक दिन में पहले 73.5 किलोमीटर बनाते थे, अब एक दिन में 100 किलोमीटर बना रहे हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है पहले आर्टिकल के अंदर आती है वो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और उसके बाद में आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हमारा जो संपर्क है देखिए इस आर्टिकल में ये काफ़ी डिटेल्स दी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण में, इसमें पक्के हाउसेज बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए, ये जो मोदी की बड़ी स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उसके एक हिस्से हैं दोनों के दोनों अर्बन और ग्रामीण। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेंगे पक्का घर बनाने के लिए, और हाउस होल्ड्स जो कि डिलिबेटेड हाउसेज यानी जो कि टूटे फूटे घर में रह रहे हैं या फिर कच्चे घर में रह रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी सरकार ताकि आप अपना पक्का घर बना लीजिए। उसके लिए सरकार पैसे दे रही है, ये जो अमाउंट दी है कि टोटल स्कीम के लिए 81,975 करोड़ का प्रावधान है, और ये टाइमलाइन दी है 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम 2016-17 से लेकर 18-19 तक कंप्लीट करना है। और ये देखिए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारी आज़ादी को 2022 में, इसीलिए जो इसका टारगेट रखा गया है हाउसिंग बाय ऑल 2022। तो उसमें देखिए बाद में पक्के घर में जो होंगे उसमें वाटर कनेक्शन, टॉयलेट्स, फैसिलिटीज़, 24/7 बिजली और एक्सेस, इन सभी चीज़ों का भी एक्सेस मिलेगा। तो एक तरह से ये स्कीम जो है हाउसिंग फॉर ऑल का एक तरह से ब्रांच कह सकते हैं या फिर उसमें सबज्यूम होती है। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पे हमने देखा था, ये सारी इसमें बाद में डिटेल्स दी हैं कि डेमोग्राफिक कवरेज कौन होंगे, 1 करोड़ 1 करोड़ जो घर होंगे रूरल एरियाज़ के अंदर में। टाइमलाइन क्या है 3 साल 16-17 से लेकर 18-19 तक। और बिल्ट एरिया क्या जो यूनिट होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए, जो बेकार का डेटा है। फंडिंग सपोर्ट कौन देगा, और ये कॉस्ट शेयरिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है देखिए कॉस्ट शेयरिंग। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रधानमंत्री सड़क जो योजना थी उसमें सारा का सारा जो पैसा था सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं है, कॉस्ट को शेयर किया जा रहा है। 60-40 इन द प्लेन एरियाज एंड 90-10 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिली स्टेट्स, यानी 60% पैसा गवर्नमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में देखिए 40% स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से। और जो ये फिगर है ये चेंज हो जाती है अगर वो स्टेट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है या फिर हिली स्टेट है। और आगे देखते हैं, अब देखिए बात आती है इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना हमने कर लिया, फिर बाद में ये कहते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम चला रही है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्योंकि देखिए बिजली के बिना कोई भी गांव या फिर कोई भी किसी भी चीज़ हो, शहर हो या गांव हो या फिर टाउन हो, बिजली के बिना तो तरक्की हो ही नहीं सकती। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज़ में बिजली की सुविधा होनी ही चाहिए। कैसा कोई बच्चा पढ़ेगा मोमबत्ती की रोशनी में? तो इसीलिए देखिए सरकार ने चलाया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पहले था हमारा राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना था, उसको सबज्यूम करके अब ये चलाया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब देखिए अब इसके प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए आप, हाईलाइटर यूज करता हूं मैं। सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन में यूपीएससी देगी कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ईच विलेज इसमें होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना होगी उसमें हर एक विलेज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, और सफिशिएंट यानी पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हर एक एग्रीकल्चर के लिए भी और नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी। तो उसके लिए करेंगे क्या, सेपरेशन ऑफ फीडर्स हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गांव में अलग से बिजली, अलग से फीडर नहीं होता था, सिंगल फीडर होता था गांव के अंदर में। तो सिंगल फीडर होता था, उसी फीडर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे, या तो गांव में एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए, या फिर गांव में कोई स्मॉल इंडस्ट्री है उसी को भी उसी फीडर से बिजली प्रोवाइड की जाती थी। तो इससे होता क्या था, सारी की सारी बिजली हमारी जाती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लेकिन इसीलिए घरों में बिजली नहीं पहुंच पाती थी। तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये इंश्योर किया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे अलग से उसका फीडर होगा, और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए जो बिजली जाती है वहाँ पे अलग से फीडर होगा। यानी लोड है तो वो अलग अलग होगा। पहले क्या होता था, सारी बिजली वो खींच लेता था तो वहाँ पे बिजली पहुँच ही नहीं पाती थी, तो कट लग जाता था। कई बार और भी तमाम तरह की दिक्कतें आती थी, जैसे कि फ्यूज उड़ गया। अब जबकि अलग अलग फीडर है तो फ्यूज वगैरह उड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद में आता है ये सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी ये इंप्रूवमेंट लाएंगे। जैसे कि जो बिजली की लाइनें जाती हैं, खंबे वगैरह दूर दूर तो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, लॉसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, और क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी भी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की, और लॉसेस हैं वो कम करेंगे। यही बातें हैं सारी की सारी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। अगर मेंस आए तो सिंपल ये कोट करना कि वी हैव स्टार्टेड द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आया तो ये सारे पॉइंट याद रखना।
बस एक बार पढ़ लेना, सारे याद रखने का मतलब है ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। और देखिए उसके बाद हम चला रहे हैं, वैसे तो देखिए आगे का पॉइंट है, उससे पहले हम एक और बात डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद देखिए डिजिटल मिशन के लिए सरकार क्या क्या चला रही है, यहां पे देख लेते हैं। डिजिटल मिशन के लिए देखिए कोई भी इकोनॉमी को, अब देखिए आज पूरा का पूरा वर्ल्ड जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कि जो उसका बेस टिका हुआ है वो टिका हुआ है इंटरनेट पर और डिजिटल इकोनॉमी पर। तो हमारे गांव को आगे ले जाना है तो डिजिटल इकोनॉमी को, यानी डिजिटली हमारे गांव को हमें मोर डिजिटल बनाना पड़ेगा। डिजिटल किस चीज़ में, हर सेक्टर में। जैसे एजुकेशन में आपको पता होगा कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे किस तरह से आजकल एजुसेट से पढ़ाया जाता है, तो इस तरह से एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर है उसके लिए आपको पता होगा ई नैम बना रहे हैं, नेशनल मंडी से उनको कनेक्ट कर रहे हैं। आज किसानों की सारी जानकारी किसानों को इंटरनेट से माध्यम से मिल जाती है कि किस मंडी में क्या रेट चला आ रहा है। तो इस तरह से रूरल विलेजेस जो है एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके बाद देखिए एक जो प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारता नेट प्रोजेक्ट है। पहले तो आप ये बताइएगा कि किसने चलाया है। भारतनेट जो प्रोजेक्ट है इसमें 2.5 लाख विलेजेस को, 2.5 लाख जो गांव हैं उसको हम ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले हैं। तो इसी से इस प्रोजेक्ट का यूज़ करते हुए हम अपने गांव में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाना चाहते हैं। बाद में ये कहते हैं कि वही सारे पॉइंट्स जो हैं कि अगर गांव के लोग देखिए अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा और कैसे हमारे देश को बाकी जो है HR पावर बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, वो सारी जो जनरल पॉइंट्स होते हैं। और जो डिजिटली डिवाइड है, आज डिजिटली डिवाइड मतलब कैसे शहरों के लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास में डिजिटल जो एजुकेशन होती है वो ज़्यादा होती है। गांव के लोग पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना आता नहीं और वो डिजिटली जो ये इक्विपमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अवेयर होते नहीं। इससे अगर गाँव में हम डिजिटली कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो डिजिटल का जो डिवाइड है वो कम हो जाएगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जा सकता है गांव के अंदर में। देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि जो रूरल अर्बन मिशन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं। देखिए ये स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें 300 विलेज क्लस्टर को बनाने की बात आई है ताकि देखिए आपको पता होगा कि आज के टाइम में जो गांव में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाता तो गांव के लोग शहरों की तरफ भागते हैं क्योंकि एक वहाँ पे उनको लगता है कि शहरों में रोजगार मिलेगा। तो शहरों में वो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे आ जाती हैं। देखिए वैसे तो उस तरह की दिक्कतें नहीं, दूसरी तरह की दिक्कतें, जैसे घर से दूर रहना या फिर वहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती क्योंकि घर वहाँ पे बहुत महंगे होते हैं। तो इसीलिए अब सरकार ने क्या प्रावधान किया, इससे पहले 2005 में चलाया गया था, पहले चलाया गया था, पूरा था मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन जो एमिनिटीज़ हैं वो गांव में। पूरा इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी जो सुविधाएं शहरों में मिलती है, जैसे कि आज गांव के लोग अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाने भेजते हैं, अगर वही जो फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी शहरों के अंदर, गांव के अंदर मिल जाए तो कौन भेजेगा शहरों में। तो इसका मतलब यही है कि जो माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया को, वहाँ रोकने के लिए एक सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं गांव शहरों जैसी वो गांव में प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, कुछ गांव को मिला के एक क्लस्टर बनाने की घोषणा की कि जैसे कि कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया वैसे, जैसे कि 25,000 कुछ है। आप बताइएगा कितने पॉपुलेशन होनी चाहिए एक क्लस्टर में। ये नॉर्मल के लिए अलग है और दूसरे ये भी हिली वगैरह के लिए अलग है। तो आप इसका बताइएगा कि कितनी पॉपुलेशन चाहिए। तो देखिए सरकार क्या कर रही है, कुछ गाँव को छोड़ के, हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है और ये शहर है। तो सरकार क्या करेगी, इन सब गांव को मिला देगी, बजाय इसके यहाँ जाने में एक गांव को किसी को क्लस्टर के रूप में बना देगी, डेवलप कर देगी, ताकि ये यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा सा यहाँ ही चला जाए, थोड़ा डिस्टेंस इनका कम हो जाएगा। तो सरकार इसी से स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से क्लस्टर बनाने की सोच रही है। और ये क्लस्टर में कैसे एक गाँव कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कि उसमें सारी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एग्रो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, डिजिटल लिटरेसी, ई ग्राम फैसिलिटीज़ और ये सारी की सारी जो बढ़िया चीज़ें होती हैं ताकि लोग जाएँ ही ना। तो यही था, इसमें काफ़ी डिटेल में तो नहीं है इस जो आर्टिकल में दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा था। ये सारी स्कीम्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बाद में देखिए वही आता है प्रधानमंत्री जो है आवास योजना, उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा सा जिक्र क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं क्योंकि अलग अलग बंदों द्वारा ये लिखे गए हैं। कोई आर्टिकल एक बंदा लिखता है तो वो सेम चीज़ लिखता है आगे दूसरे आर्टिकल में वो कोई दूसरा बंदा। तो अब आगे जो चीज़ आती है, देखिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ग्राम सड़क योजना, अब एक अलग से आर्टिकल आता है। तो हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा आर्टिकल जो है इसमें वो है काफ़ी और चीज़ें भी हम कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक मेरी सड़क ऐप भी चलाई है,
ये जो सिटीजन की कंप्लेंट्स हैं मेरी सड़क ऐप में उसको एड्रेस करेगा। जैसे आपको लगता है कि आपके गांव की सड़क टूटी हुई है, तो मेरी सड़क जो एप्लीकेशन है गूगल स्टोर में जाके आप डाउनलोड कीजिए और शिकायत कीजिए इस चीज़ की। एक और चीज़ जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना में देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने चलाई थी उस पर चलने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी तो अच्छा होना चाहिए ना, तो उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम है। तो बाकी तो यही है, काफ़ी सारा डेटा है इस आर्टिकल में, काफ़ी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले आर्टिकल में चीज़ें आती हैं देखिए जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर या उससे अलाइड सेक्टर हैं, जैसे कि मछली पालन या फिर दूसरे अलाइड सेक्टर फॉरेस्ट्री वगैरह, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए देखिए इस सेक्टर में सरकार काफ़ी स्कीम चला रही है। तो वैसे तो शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं जैसे कि जो ये सारा का सारा सेक्टर है कैसे जुड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी जो टिकी हुई है अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर टिकी हुई है, और जो हमारा देश की इकोनॉमी है वो टिकी हुई है सर्विस सेक्टर पर। तो फिलहाल तो देखिए सारे के सारे सर्विस सेक्टर जो है सबको एकोमोडेट नहीं कर सकता एग्रीकल्चर सेक्टर से, इसीलिए क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर को फिलहाल डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार काफ़ी चीज़ें कर भी रही है हर सेक्टर में, जैसे कि सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने एक बात भी कही थी कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा। और अब कौन कौन सी ऐसी स्कीम है, 3-4 स्कीम जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें तो देखिए 50,000 करोड़ का प्रावधान है, 5 सालों में खर्चे जाएंगे और कुछ खास नहीं है। मतलब देखिए इस स्कीम में क्या है, कुछ ऐसी डिटेल नहीं है। पैसों का प्रावधान किया है सरकार ने, इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बात की गई है, हर खेत को पानी, ये सरकार का स्लोगन था, यानी लोगो था इसमें, लोगो नहीं स्लोगन ही था। और मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो इस तरह के आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो कीवर्ड्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आंसर्स के लिए। इसके लिए सरकार ने एक और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। आपको पता था, अब हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इसमें एक तो देखिए प्रीमियम कितना देना है, प्रीमियम देना है 2% देना है खरीफ की फसल के लिए, 1.5% देना है रबी की फसल के लिए। खरीफ फसल कौन सी होती है, जो गर्मियों में बोई जाती है, यानी बारिश के सीजन में बोई जाती है, इसलिए इसका प्रीमियम है थोड़ा 0.5% ज़्यादा है, क्योंकि ये रिस्क रहता है कि बारिश आएगी या नहीं। और 1.5% वो फसल होती है जो सर्दियों के सीजन में बोई जाती है, जैसे गेहूं है, वीट है, जो बोई जाती है सर्दियों के अंदर में। और 5% प्रीमियम देना है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर। तो इस स्कीम में देखिए पहले काफ़ी सारी जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही थी, और लेकिन इस स्कीम में काफ़ी चेंज किए गए हैं। एक तो देखिए एक रेट कर दिया गया है, जो सरकार देगी वो प्रीमियम अलग अलग देगी कंपनीज को, लेकिन किसानों को थोड़ा ही एक रेट में प्रीमियम देना पड़ेगा। और ये देखिए, और उसके बाद में क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अगर बारिश आई है, ओले गिरे हैं, तो सरकार टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, यानी हर एक ऑफिशियल को स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो गिरदावरी कर सके। ऊपर से ड्रोन का यूज किया जाएगा। और जो लोकली डिजास्टर हैं, जैसे कि बादल फट गया, इस तरह की डिजास्टर भी शामिल थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो मेंस के पेपर में भी आई थी, 2016 का पेपर 3 के पेपर में साफ साफ पूछा था उन्होंने कि राइट द सैलिएंट फीचर्स। एक और जो बात करते हैं, देखिए कहते हैं, ये पहले आया था आर्टिकल में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये था, और गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा। देखिए वैसे देखिए हम ये आर्टिकल पहले रह गया था, आर्टिकल का छोटा सा पॉइंट था, और वैसे तो हमें अभी आगे ये डिस्कस करना है। देखिए गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा, प्रधानमंत्री जो संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना सरकार ने चलाई थी कि हर एक एमपी को एक एक जो था विलेज अडोप्ट करना था, और उससे विलेज अडोप्ट करके क्या करना था, हर एक जो एमपी को हर एक साल जो विलेज अडोप्ट करना था, और 2022 तक कुछ 8 विलेजेस शायद ऐसे अडोप्ट करने थे। और ताकि देखिए एक एमपी का काम था कि जो पहले सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स चला रही है, देखिए एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग है, हेल्थ के लिए अलग है, तो इन सारी स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया जाए, तो एमपी उसमें डेवलपमेंट इंश्योर करे, ना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर चीज़ में, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड होता है तो उसमें गांव में एमपी इंश्योर करे कि उस फीमेल फीटिसाइड जो है वहाँ से कम हो, जो भ्रूण हत्या होती है हर सेक्टर में, पर्सनल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, ह्यूमन सेक्टर में, जो भी स्कीम सरकार चला रही है वहाँ पे बस कन्वर्जेंस उसका और अच्छे से काम करें। और एक तरह से इस तरह की स्कीम थी ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद दोबारा से हम आते हैं ये जो एजुकेशन सेक्टर था, तो इसके लिए देखिए सरकार जो है और भी काफ़ी कदम उठा रही है। जैसे एलाइड सेक्टर था, एलाइड सेक्टर जैसे मछली पालन हो, इनके लिए स्पेशली अलग अलग स्कीम चला रही है, और काफ़ी स्कीम्स इसमें दी है, काफ़ी पुरानी हो गई हैं इसलिए पूछे नहीं जाएंगी, जैसे कि हॉर्टिकल्चर मिशन है या फिर दूसरी स्कीम्स हैं। एक और जो सरकार स्कीम चला रही है, देखिए वो चला रही है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क तो आपको पता होगा, क्वेश्चन भी आया था इसका प्रीलिम में। देखिए मेगा फूड पार्क के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेगा फूड पार्क जो होता है, अब देखिए गांव ऐसे होता है,
मान लीजिए यहाँ पे हाउस होल्ड हैं, गांव हैं, और बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कल कई तरह के ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े थोड़े से क्रिएट करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए ये है बड़ा कोई रूरल हब है, और यहाँ पे दूसरी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, जैसे कि आप यहाँ पे कोल्ड हाउस अवेलेबल है, कोल्ड हाउस, या फिर यहाँ पे जो भी फसल होती है गांव के अंदर में, उसको देखिए जो प्राइमरीली जो इसमें जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे कि आपने चाय का एग्जांपल ले लीजिए। चाय तो वैसे चाय फार्म में होती है, लेकिन कोई भी एग्जांपल, तो मसालों का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी आप मानना चाहे तो केले का एग्जांपल ले लीजिए, बनाना का। देखिए केले को पकने की जरूरत होती है, तो क्या करेंगे मेगा फूड पार्क में, एक पहले तो एक थोड़े थोड़े बंदे होंगे, वो कलेक्ट करेंगे किसानों से कि आप अपना जो है केले अगर आपने प्रोड्यूस किया तो आप हमें दे दीजिए। यहाँ पे ये हाउस होल्ड हैं, किसान है, तो यहाँ पे देखिए पहले प्राइमरी कुछ है, प्राइमरी करके है, प्राइमरी कलेक्शन सेंटर ऐसे करके है, वो यहाँ से इकट्ठे करके यहाँ पे लाएंगे पहले। तो यहाँ पे लाएंगे तो देखिए यहाँ पे तो कुछ खास होगा नहीं, जो थोड़े बहुत ऑपरेशंस होते हैं ताकि जो फसल है केले की खराब ना हो जाए वो चलाया जाएगा यहाँ पे। फिर जो है प्राइमरी जो कलेक्शन सेंटर है उसे लाया जाएगा यहाँ पे, और जो मेन जो कोल्ड सेंटर या फिर जो भी है इनका, थोड़ा मैं भूल गया, पहले काफ़ी पहले ये पढ़ा था। इस तरह से मेगा फूड पार्क का जो कंसेप्ट होता है वो वैसे ही होता है कि कुछ बंदे इकट्ठे करके लाते हैं, फिर प्राइमरी जो लोकेशन होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपरेशन चलाता है, फिर थोड़ा बहुत ऑपरेशन चलाने के बाद में मेन सेंटर पे लाया जाता है, और जो इसके कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे मुझे, मेन सेंटर पे लाया जाता है। मेन सेंटर में एक्सपोर्टर भी आते हैं, इंपोर्टर भी आते हैं, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मेन सेंटर में, और काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो इसी तरह से जो मेगा फूड पार्क बनाया जाए, इस चीज़ को कहते हैं मेगा फूड पार्क का कंसेप्ट। थोड़ा अच्छे से आगे कभी डिस्कस करेंगे, वैसे आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए और भी सरकार काफ़ी सारी स्कीम चला रही है, जैसे कोल्ड चेन्स हैं वो उसको इंप्रूव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो हमने पढ़ा ही है, और एक जो चीज़ है वो है सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एक और जो है सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड चला रही है। देखिए किसानों को पता नहीं होता कि किस तरह का फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए हमें, तो सरकार देखिए क्या करते हैं, सरकार किसानों को हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड करा रही है। हेल्थ कार्ड से पता लग जाएगा कि किसानों को आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी भूमि के लिए, ताकि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करो। क्योंकि एक लेवल के बाद ज़्यादा फर्टिलाइजर्स किसान यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ना सिर्फ जो सोइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, बल्कि जो उपजाऊ शक्ति है यानी फर्टिलिटी है सोइल की वो भी कम हो जाती है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए हम डिस्कस करते हैं जो है हेल्थ सेक्टर। एक और दो तीन स्कीम चला रही है सरकार इस चीज़ में, देखिए वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पीआरआई जो ग्राम पंचायत होती है उसको मजबूत करने के लिए है, तो आप ये याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसके तहत क्या करेगा, 2.87 लाख करोड़ जो है वो ग्रांट दी जाएगी ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को, और जो 38,500 करोड़ है वो मनरेगा को, और बाकी जो है ये तो फंड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है 1 मई 2018। पहले हमने ज़्यादा पढ़ा था ना, 2019 तक एडवांस किया था, तो इस स्कीम में ये लिखा है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 1 मई 2018, तो पता नहीं कौन सा सही है, वैसे वही सही लग रहा है 2019 वाला। आगे देखिए जो हेल्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज़ की जो हेल्थ है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल नहीं पाती, शहरों में होती हैं ज़्यादातर फैसिलिटीज़। और जो हेल्थ से जो मतलब है, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट वेलनेस, सिर्फ जब इलाज हो तभी नहीं, मतलब कंप्लीट वेलनेस की बात है हेल्थ सेक्टर की बात जब भी हम करते हैं तो देखिए और जब भी हेल्थ सेक्टर का जिक्र है तो आपको ये तीनों चीज़ें जरूर लिखनी है कि एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो हम कंसेप्ट चल रहा है कि सरकार सभी सिटीजन्स को एक जो हेल्थ का कवरेज है वो प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी गांव से हो या फिर बीपीएल हो या फिर एवरेज हो, इस तरह की बात चल रही है। ऊपर से देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्वेश्चन आया था, वैसे पिछले साल मेंस में आया था। दूसरा एक ये लिखते हैं जो हम मेंस में यूज कर सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 कि राइट टू लाइफ है, वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया गया है, तो डिग्निटी तो तभी होगी और वो सारी चीज़ें हैं राइट टू लाइफ जब जो सारी हेल्थ फैसिलिटीज उसको मिलेंगी। सैनिटेशन पे आपको पता होगा हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्लीन इंडिया मिशन और ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। स्वच्छ भारत अभियान है वो साफ हेल्थ सेक्टर से कनेक्टेड है। अगर देखिए साफ सफाई रहेगी तो जो रोग हैं वो कम फैलेंगे, तो इस तरह की बात है। उसके बाद में देखिए कहते हैं कि सरकार ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले जो लाई थी 1983 में लाई थी, और ये लाई गई थी आज़ादी के 36 साल बाद। उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज़ादी के बाद में हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से हमने प्रोग्राम चला रखे हैं। तो देखिए क्या ये सारे याद रखने ज़रूरी हैं? देखिए याद रखने तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंडिया ईयर बुक में जो हम पढ़ेंगे कि नेशनल जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसका हेड कौन होता है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आगे आएंगे। इसमें तो इन्होंने सिर्फ एक बॉक्स दे दिया है
क्योंकि ये एक आर्टिकल में तो सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए अब ये कहते हैं, देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सरकार ने चलाया था 2005 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में देखिए काफ़ी सारे कंडीशंस रखी थी सरकार ने, एक स्ट्रेटजी बनाई थी, तो उस स्ट्रेटजी में था क्या, कोर स्ट्रेटजी के अंदर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में ये कहा था कि देखिए आशा का प्रावधान था। आशा आपको पता होगा, आशा जो एक्टिविस्ट होती है एक तरह से ये इंश्योर करती हैं, काफ़ी जागरूकता फैलाती हैं गांव के अंदर में, और जो बिल्कुल प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं उनसे डील करती हैं, ये आशा जो एक्टिविस्ट होती हैं। हर एक गांव में देखिए एक प्रोविजन था इसके अंदर में कि हर एक गांव में इन ये जो आशा वर्कर हैं ये जागरूकता फैलाएंगी सैनिटेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। बाद में देखिए यहाँ पे जो मेन था, पहले था सब सेंटर, जो आशा और ये जो वर्कर आते हैं ये आते हैं सब सेंटर के अंदर में, हाईलाइटर यूज करता हूँ। सबसे पहले हर एक गांव में इनका होना बहुत जरूरी है, ये जागरूकता फैलाएंगी। अगर जैसे कि आपको पता होगा चाइल्ड बर्थ के दौरान में डिलीवरी वगैरह होती है तो उनके बारे में जागरूकता फैलाएंगी, ताकि जो डिलीवरीज हों वो इंस्टीट्यूशनलाइज हों, और जो बच्चों की डेथ होती है जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उनमें कमी आए। उसके बाद में आएगा देखिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, देखिए ये 4 से 6 बेड का एक हॉस्पिटल होगा, और 6 सब सेंटर्स को जोड़ के बनाया होगा। यानी देखिए 6 गांव, यानी हर एक गांव में इस तरह की बात है कि एक सब सेंटर बनाएंगे, और जब 6 गांव को जोड़ के 6 सब सेंटर को जोड़ के 4 से 6 बेड का एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जो कि मॉनिटर्ड होगा एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा में, ऐसा प्रावधान है। उसके बाद में देखिए एक 30 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और 4 PHC इनको जोड़ के, यहाँ पे देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी जब 6 सब सेंटर बनेंगे तो एक बनेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेंगे तो एक बनेगा बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड का एक हॉस्पिटल होएगा, और 4 इसमें जो मेन सर्जन होंगे, जैसे कि एक सर्जन होएगा, एक फिजियोलॉजिस्ट होएगा, और इस तरह से प्रावधान है कुछ। ये तो ज़्यादा याद रखने की तो जरूरत है नहीं कि जैसे एक सर्जन होगा, एक फिजिशियन होगा, एक गायनी होगी, एक पेडियाट्रिशियन होगा। उसके बाद में क्या है देखिए, उसके बाद में हेल्थ सेक्टर का बस यही है कि इस तरह से कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कितने फंड्स दिए हैं, किस लिए ज़रूरी है, तो कुछ खास है नहीं, ज़्यादा स्कीम इसमें दी नहीं हुई। और उसके बाद में देखिए एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी जो है कम्युनिटी को या फिर इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले तो देखिए एजुकेशन का होना काफ़ी आवश्यक है। और एक CBSE की गाइडलाइंस दी हुई हैं इस आर्टिकल में, कैसे CBI ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि एक स्कूल में क्या, हर एक जो गांव में स्कूल होता है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है इसमें, जैसे कि स्कूल का 2 एकड़ का स्कूल होना चाहिए, कम से कम 1500 बुक्स होनी चाहिए, 15 मैगजीन होनी चाहिए, और 10 कंप्यूटर होने चाहिए, और 20 बच्चों पे एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं, टीचिंग स्टाफ कैसा होना चाहिए, तो रेशो दी हुई है कि प्राइमरी एजुकेशन में 28 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, अपर प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, और जो स्कूल की एसेसिबिलिटी है काफ़ी आसान होनी चाहिए, और जो सेपरेट टॉयलेट्स होनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और बाद में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की गई है, जैसे एक है डिजिटल लिटरेसी मिशन, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी मिशन। तो डिजिटल लिटरेसी मिशन किस लिए था? डिजिटल लिटरेसी मिशन ये तो राष्ट्रीय स्वच्छ दूसरा है। डिजिटल लिटरेसी मिशन आप ऐसे ही देख लीजिए। डिजिटल लिटरेसी मिशन में देखिए क्या हो रहा है, अभी 6 करोड़ नए जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 3 साल के अंदर अंदर जो डिजिटल लिटरेसी है वो सिखाया जा रहा है, तो बस याद रखिए। और उसके बाद में सरकार देखिए वैसे और भी काफ़ी सारी स्कीम चला रही है। देखिए जैसे कि स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे मिड डे मील स्कीम चलाई गई है, जैसे कि काफ़ी पहले चलाई गई थी, लेकिन फिर भी हमें लिखना तो है, लिखने के ही मार्क्स होते हैं, सिर्फ हमें बस जिक्र करना है इस चीज़ का कि मिड डे मील सरकार चला रही है, मनरेगा सरकार चला रही है स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर उठाने के लिए, मतलब मनरेगा से काम करवाएंगे ना, स्कूल के हेल्प करवाएंगे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी हम चला रहे हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक एजुकेशन अभियान हमने चलाया है। तो सारी की सारी स्कीम्स को डिटेल के बारे में तो नहीं बताया देखिए इन्होंने, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर ही लेते हैं। 3-4 जो स्कीम है, एक तो देखिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान होता क्या है, जो नई स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट में जो सुर्खियों में है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ये चलाया गया था देखिए स्कूलों को जोड़ने के लिए कि बच्चे हैं, बच्चों का देखिए एक तरह से इंटरेस्ट बढ़ाया जाए इनोवेशन के अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में, ताकि वो एक तरह से इनोवेशन पर ध्यान दे सकें और टेक्नोलॉजी के यूज़ पर ध्यान दे सकें। एक तरह से इसमें कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें चाइल्ड के अंदर में इंक्वायरी करने की जो एक तरह से जो ललक होती है वो जागे। तो इसमें साइंस और मैथमेटिक्स के यूज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों के अंदर में एक इंटरेस्ट जगाया जाएगा, इस तरह की स्कीम थी। और राष्ट्रीय माध्यमिक जो ये स्कीम थी RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक एजुकेशन अभियान, ये देखिए इसको रिन्यूअल करने की बात थी, ये भी पिछले दिनों सुर्खियों में थी।
और 2009 में ये पहली बार चलाया गया था इसे, और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था इसका 9-10 से। और सबसे पहले देखिए इसमें एक प्रावधान ऐसा था कि 75% तक ले जाई जाए जो वहाँ पे इनरोलमेंट है। उस टाइम पर 2009 में थी ये 52.26%, इसको ले जाया जाए 75% तक 2005-06 तक। और ताकि देखिए डेटा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये, यही इंपॉर्टेंट है कि किस लिए है, कौन सी एजुकेशन के लिए, तो सेकेंडरी लेवल के लिए है। बस यही में वो फंसा देंगे यूपीएससी वाले, ये पूछ लेंगे कि आरएम से जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है कौन सी क्लास के लिए है, प्राइमरी के लिए है कि नहीं, तो सेकेंडरी के लिए है। उसके बाद में देखिए एक और इंपॉर्टेंट जो स्कीम आती है ये वाली, अभी अभी सरकार ने चलाई थी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। तो इसमें क्या है, तो इसमें तो देखिए सेफ और अप्रोप्रिएट हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए जोर दिया जाता है स्कूल के अंदर बिहेवियर। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो अलग से जो टॉयलेट का प्रावधान होना चाहिए बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। इसके अलावा देखिए सरकार एक ई पाठशाला भी चला रही है, ताकि ई पाठशाला एक तरह की ऐसी वेबसाइट है जिसमें 364 ई बुक्स और 137 वीडियोस होंगी और 100 ऑडियो बुक्स होंगी। इसके अलावा सरकार चला रही है एक पढ़े भारत तो बड़े भारत। यह फोकस करेगा कि जो अर्ली चाइल्ड रीडिंग पर, यानी छोटी क्लास में, क्लास फर्स्ट में या क्लास सेकंड में इस तरह से कुछ रीडिंग की हैबिट बनाई जाए और अर्थमेटिक टाइप की चीज़ें सिखाई जाएँ, इस तरह की चीज़ें हैं। और बाद में देखिए एक स्वच्छ पखवाड़ा भी ऑर्गेनाइज किया गया था रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फार्मर्स वेलफेयर के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वच्छ पखवाड़ा था वो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया था। तो उसके बाद में देखिए एक जो चीज़ आती है वो नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल आर्टिकल है। और थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का आर्टिकल है उसमें तो सिंपल जो बातें लिखी गई है, कोई किसी तरह की डिटेल है नहीं। जो दीनदयाल ज्योति योजना थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये कहते हैं कि मेन जो जनरल व्यू पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के आर्टिकल में डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया है कि अगर बिजली आती है गांव के अंदर में, अगर गांव के अंदर बिजली आती है तो किस किस को फायदा होगा। ये कहते हैं सारे के सारे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो वुमन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आने में वुमन को ही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी गर्म करना या फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वुमन को करनी पड़ती हैं। और आगे तो देखिए एक नॉर्थ ईस्ट पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट का आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी जनरल आर्टिकल है वैसे तो। ये कहते हैं देखिए अगर देश की डेवलपमेंट को इंश्योर करना है तो गांव की तरह नॉर्थ ईस्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता होगा कि एक तरह से गेटवे है साउथ एशिया का। और उसके बाद में ये कहते हैं देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री ने एक जो 65 प्लेनरी सेशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, शिलोंग के अंदर में हुआ था। तो आप बताइए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो है क्या, स्टैचुरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस लिए होती है, करती क्या है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो प्रधानमंत्री ने इसका शिलोंग के अंदर में 65 प्लेनरी सेशन को घोषित किया था, तभी यही बात कही थी कि साउथ ईस्ट एशिया का एक यहाँ पे गेटवे है ये नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा। और यहाँ पे देखिए लेकिन जो पुवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनको एक तरह से ना तो वो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ना ही वो ज़्यादा, यानी एक तरह से कुछ ही लोग इनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के ज़्यादा कारण क्या है, एक तो देखिए पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर अभी है वहाँ पे भी, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वो आ गई थी हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर में, लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ पाई थी। वहाँ पे आज भी जो एग्रीकल्चर का जो स्तर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो स्तर है वो अच्छा नहीं है। तो अभी दूसरी सरकार ने घोषित स्कीम भी लाई थी कि टेकिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया, इस तरह की वो स्कीम थी। और देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है। वहाँ पे लोग पढ़ लिख जाते हैं, लोग पढ़ लिखने के बाद भी वहाँ पे देखिए एक तरह से गवर्नमेंट की जॉब्स हैं या फिर दूसरे लोगों को पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, इस टाइप में कुछ ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में ये लिखते हैं देखिए जैसे कि कल्टीवेशन, यानी खेती में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो मॉडर्न नहीं किए जाते आज भी। जैसे आपको पता होगा कि झूम कल्टीवेशन, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे यूज करते हैं। और बस इसी तरह की बातें हैं कि सारा का सारा। फिर कहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर के लिए नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गांव में अगर वहाँ के गांव को आगे ले जाना है तो टूरिज्म सेक्टर को आगे ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। और फिर सोल्यूशन भी दिए हैं, सोल्यूशन वही के वही सारे के सारे, कि जैसे कि अगर एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा। ये काफ़ी जनरल बातें हैं। और एक सरकार ने क्या चलाया है, एक सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन भी चलाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन में वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट लाएंगे, कैपेसिटी उनकी इंक्रीज करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे कि एडुकेट सोर्सेज वहाँ पर हों, और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं। उसके बाद में देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि एक दो स्कीम इन्होंने बताई है, जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन अलग से चलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और वैसे तो यही है, देखिए कोई खास इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट।
तो देखिए पूरा का पूरा जो आज ये कुरुक्षेत्र का दिसंबर का जो एडिशन था, कोशिश तो देखिए मैंने करी है, फिर भी देखिए बिल्कुल परफेक्शन तो कभी आती ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक पहला प्रयास था कि किस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं। सारे के सारे देखिए जो स्कीम्स थी वो थोड़ी बहुत इन्होंने स्कीम करी। आमतौर पे जो सारे के सारे देखिए वो जो एडिशंस होते हैं योजना के और कुरुक्षेत्र के, इनमें पैसों का काफ़ी दिया होता है, फंडिंग कैसे हो रही है और जो माइन्यूट डिटेल होती है, या तो देखिए बिल्कुल जनरली डिस्कस करते हैं, या फिर अगर घुसते हैं चीज़ के अंदर तो काफ़ी अंदर घुस जाते हैं। डेटा होता है काफ़ी, जैसा देखिए 1 लाख घर बनाए, उसके 2016 में इतने लाख घर बनाए, यहाँ पे इतने लाख घर बनाए, इतने बिजली के कनेक्शन दिए, ये सारे हमारे यूपीएससी में यूज़ नहीं होती है सारी चीज़ें। फिर भी हम सुधार करेंगे आगे से आगे। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।